नमस्कार। जरा सोचिए, जिसे हम आज तक पौराणिक कथाएं या मिथ्स मानते आए हैं, वो असल में एक पूरी तरह से लॉजिकल, कैलकुलेबल हिस्ट्री हो तो? आज हम सनातन इतिहास की उन परतों को खोलेंगे जो ये बताती हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि एक ऐसी टाइमलाइन पेश करते हैं जिसे गणित से समझा जा सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे महाभारत से, जो हमारी टाइमलाइन के लिए एक मजबूत एंकर की तरह है। फिर हम समय में और भी गहरे उतरेंगे, रामायण के कॉस्मिक स्केल को समझेंगे और उन सिस्टम्स की जांच करेंगे जिन्होंने लाखों सालों तक हमारी सभ्यता को कायम रखा। ये बिल्कुल एक पहेली को सुलझाने जैसा है, तो चलिए इसका पहला टुकड़ा उठाते हैं। किसी भी बड़ी टाइमलाइन को समझने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है ना? हमारे लिए वो पॉइंट है महाभारत। ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल एंकर है, एक ऐसी घटना जिसे हम समय में पिन पॉइंट कर सकते हैं। तो हम आखिर कितने समय पहले की बात कर रहे हैं? कैलकुलेशंस के हिसाब से महाभारत का युद्ध आज से ठीक 5138 साल पहले हुआ था। और सुनिए, ये कोई अंदाजा नहीं है। ये संख्या प्राचीन राजाओं की डिटेल्ड लिस्ट्स और बहुत ही कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन से निकल कर आती है, जो इसे एक कहानी से कहीं ज्यादा एक दर्ज की गई ऐतिहासिक घटना बनाती है। देखिए, कलयुग की शुरुआत कोई रैंडम इवेंट नहीं था। इसकी टाइमिंग बहुत ही प्रिसाइज है। ये कुछ घटनाओं की चेन से जुड़ा है। सबसे पहले महाभारत का युद्ध खत्म हुआ। उसके बाद युधिष्ठिर ने 36 सालों तक शासन किया और आखिर में वो पल, जिस पल श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, उसी पल युधिष्ठिर ने भी अपना सिंहासन त्याग दिया। बस वही एक निर्णायक क्षण था कलयुग, यानी हमारे मौजूदा युग की शुरुआत का। तो वो निर्णायक पल कब था? हमारी कैलकुलेशंस हमें सीधे 3102 ईसा पूर्व यानी 3102 बीसीई में ले जाती हैं। इसका मतलब ये है कि 2025 में हम कलियुग में 5000 से ज्यादा साल बिता चुके हैं। ये सिर्फ एक पुरानी तारीख नहीं है, ये एक सीधी लकीर है जो हमारे अतीत को सीधे हमारे आज से जोड़ती है। और अगर हम इसे जोड़ें तो हम कलयुग में लगभग 5127 साल जी चुके हैं। मैं इस पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये नंबर मनमाना नहीं है, ये कोई अंदाजा नहीं है, ये हिस्टोरिकल इवेंट्स और मैथमेटिक्स पर बेस्ड एक लॉजिकल सिस्टम का नतीजा है। ठीक है, तो हमने अपना एंकर तो सेट कर लिया, महाभारत। लेकिन अब हम और भी गहरे पानी में उतरने वाले हैं। महाभारत से हम समय में एक बहुत बड़ी छलांग लगाएंगे, पीछे रामायण के युग में। और यहाँ जो स्केल है वो बहुत बहुत ही ज्यादा बदल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो स्ट्रक्चर्ड टाइमलाइन है, ये आखिर जाती कहाँ तक है? क्या हम सिर्फ कुछ हजार साल की बात कर रहे हैं, या फिर इसका पैमाना कुछ ऐसा है जो हमारी सोच से भी परे है? तो ये टाइमलाइन कितनी पुरानी है? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये नंबर आपको हैरान कर देगा। गणनाओं के हिसाब से रामायण का दौर, एक पल रुकिए, 1,81,00,000 साल पहले शुरू हुआ था। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कोई टाइपो नहीं है। ये एक ऐसी संख्या है जिसे एक बार में समझना भी मुश्किल है, लेकिन ये उसी लॉजिकल सिस्टम से आती है जो पौराणिक समय की इकाइयों पर आधारित है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये इतना बड़ा चौंका देने वाला नंबर आया कहाँ से? ये मनमाना नहीं है। ये समय की प्राचीन इकाइयों पर बेस्ड है। इसमें हम फॉर चतुर्युग को लेते हैं, जो 1,72,00,000 से ज्यादा साल हैं। फिर द्वापर युग को जोड़ते हैं और कुछ ट्रांजिशनल ईयर्स को भी। जब आप इन सबको जोड़ते हैं तो आपको रामायण की शुरुआत की एक अप्रॉक्सिमेट तारीख मिलती है। तो क्या ये कल्पना है, या ये एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सिस्टम है जिसे हम बस अब समझना शुरू कर रहे हैं? अब यहाँ एक सवाल दिमाग में आना बिल्कुल नेचुरल है। कोई इंसान या कोई समाज लाखों सालों तक कैसे टिक सकता है? पुराणों में जो 126 मानव वर्ष या 11,000 दिव्य वर्ष की उम्र बताई गई है, वो कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब भी इन्हीं ग्रंथों में दिया गया है। प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से इसका जवाब दो बहुत ही पावरफुल साइंसेज में है, योग और आयुर्वेद। योग अपनी ध्यान और सांस लेने की टेक्निक्स के साथ सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं था, इसे सेल्यूलर लेवल पर शरीर की मरम्मत करने के लिए डिजाइन किया गया था। उसी तरह आयुर्वेद अपने खास आहार और दिनचर्या के साथ एजिंग प्रोसेस को धीमा करने पर फोकस करता था।
आज भी मॉडर्न साइंस इन प्रैक्टिसेस के फायदों को मान रही हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि हमारे पूर्वजों ने लंबी उम्र के राज को समझ लिया था? अच्छा, ये तो हुई एक इंसान के लंबे जीवन की बात, पर पूरी की पूरी सभ्यता, एक सोसाइटी हजारों लाखों साल तक स्टेबल कैसे रह सकती थी? ऐसी कौन सी शासन प्रणाली थी जो इतने लंबे समय तक कंटिन्यूटी बनाए रख सकती थी? चलिए देखते हैं कि इस सिंहासन के पीछे की शक्ति क्या थी। इसका जवाब एक बहुत ही फैसिनेटिंग और रहस्यमयी कॉन्सेप्ट में छिपा है, गौड़ या गुरुंद। ये सिर्फ राजा के सलाहकार नहीं थे, ये एक पैरेलल पावर स्ट्रक्चर थे, एक छिपी हुई सरकार जो राजा के साथ साथ काम करती थी। और उनका काम दिन प्रतिदिन के मामलों में दखल देना नहीं, बल्कि हजारों वर्षों के स्केल पर सभ्यता के भविष्य की प्लानिंग करना। तो मतलब पावर के 2 लेवल्स थे। एक तरफ थे राजा, जो पब्लिक फेस थे, जनता के सामने वाले शासक जो रोजमर्रा का प्रशासन देखते थे, और पर्दे के पीछे थे गौड़, एक छिपी हुई अथॉरिटी जिनका फोकस गुप्त शासन और लॉन्ग टर्म सिविलाइजेशनल प्लानिंग पर होता था। ये सिस्टम की गहराई को दिखाता है, जहां स्टेबिलिटी के लिए एक दोहरी व्यवस्था काम कर रही थी। क्या ये विचार इतना अजीब लगता है? जरा आज की दुनिया के बारे में सोचिए। ग्लोबल पॉलिसीज, थिंक टैंक्स और प्रभावशाली नेटवर्क्स जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। छिपे हुए शासन का यह आइडिया उतना भी पुराना नहीं है जितना लगता है। दिलचस्प बात यह है कि पुराणों के अनुसार इस गौड़ सिस्टम को पूरी तरह से सेटल होने में ही करीब 300 साल लगते थे, जो उनकी लॉन्ग टर्म सोच को दिखाता है। तो अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के दिल पर, सबसे बड़े सवाल पर। जब हम ये सब पढ़ते हैं तो क्या हम सच में मिथ यानी कि बस एक कहानी पढ़ रहे हैं, या फिर हमें मिथ शब्द की डेफिनेशन ही बदलने की जरूरत है? आमतौर पर वेस्टर्न डेफिनेशन में मिथ को एक सरल, अनवेरिफाइड कहानी के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब हम सनातन ग्रंथों को देखते हैं तो हमें कुछ और ही मिलता है। ये सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है, ये हिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी, एथिक्स और राजाओं की डिटेल सूचियों का एक जटिल, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ये अपने आप में एक पूरी नॉलेज सिस्टम है। और यही सबसे ज़रूरी बात है। किसी चीज़ को वेरीफाई करने में हमारी आज की अक्षमता उसे गलत साबित नहीं करती। सिर्फ इसलिए कि हम आज के टूल से 1 करोड़ साल पहले की किसी घटना को प्रूव नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक मिथ है। जब आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड मैथमेटिकल सिस्टम हो तो उसे सिर्फ कहानी कहकर खारिज करना शायद हमारी अपनी समझ की सीमाओं को दिखाता है, ना कि उस सिस्टम की। और ये सिस्टम सिर्फ अतीत को देखने के लिए नहीं है। पुराणों ने तुर्क आक्रमणों तक की घटनाओं को दर्ज किया, लेकिन उससे भी बढ़कर उन्होंने भविष्य के लिए मार्गदर्शन देने के लिए इन विशाल डेटा सेट्स का उपयोग किया। ये कुछ मौसम की भविष्यवाणी करने जैसा है, लेकिन सोसाइटल और कॉस्मिक साइकिल्स के लिए। ये रैंडम गेसेस नहीं थे, बल्कि हजारों सालों के डेटा में पैटर्न्स को पहचानने का विज्ञान था। तो एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं जो हमने आज सीखा है। हमने देखा कि कैसे महाभारत एक मजबूत हिस्टोरिकल एंकर का काम करता है। हमने रामायण के चौंका देने वाले स्केल को देखा, जो कि कैलकुलेशन पर आधारित है, कल्पना पर नहीं। हमने लंबी आयु और स्टेबल शासन के पीछे के मैकेनिक्स को समझा। और सबसे जरूरी बात, हमने इन ग्रंथों को मिथ्स के कलेक्शन की तरह नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स लॉजिकल सिस्टम, एक सभ्यता की याददाश्त के रूप में देखना शुरू किया है। तो आखिर में हम सनातन ज्ञान को कुछ इस तरह से देख सकते हैं। यह इतिहास, ब्रह्मांड विज्ञान, नैतिकता और एक संरचित समय सारणी का एक इंटीग्रेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी सिस्टम है। ये सिर्फ कहानियों से कहीं बढ़कर है। यह हमारी सभ्यता की स्मृति, ब्रह्मांडीय विज्ञान और नैतिकता का एकीकरण है। तो मैं आपको इसी विचार के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। अगर हमारा इतिहास, हमारी हिस्ट्री सच में कैलकुलेबल है, अगर ये साइकिल्स और पैटर्न्स का एक सेट है, तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? अतीत के वो कौन से पैटर्न्स हैं जो आज भी दिखाई दे रहे हैं? और क्या हम अपने भविष्य को समझने के लिए इस प्राचीन ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं? ये सिर्फ एक एकेडमिक सवाल नहीं है, ये हमारे समय को समझने की एक कुंजी हो सकती है।